वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्टिंग विद द रिवीजन ऑफ बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अपन पूरा रिवाइज करेंगे कहाँ से लेके कहाँ से, व्हाट इज अकाउंट से लेके जर्नल एंट्री तक, व्हाट इज अकाउंट से लेके जर्नल एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट, गुड्स का ट्रीटमेंट, सब कुछ एक करेंगे। एक 20 मिनट्स का फट से रिकैप करते, पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका वॉइस पे होना चाहिए। स्क्रीन पे मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा, बस सुनो ध्यान से क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले सर व्हाट इज मीन बाय अकाउंट। सर अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज दैट रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स क्या एक लैंग्वेज है जो कि क्या करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। सर व्हाट इज मीन बाय लैंग्वेज। सर लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन which is divided into two parts. Language is a way of communication which is divided into two parts. One is emotional communication, other one is non-emotional communication. In emotional communication, as per accounting language, we do not give importance to emotional communication because emotional communication does not include financial transaction. We give importance to non-emotional communication because non-emotional communication contain financial transaction. ठीक है सर, हम इमोशनल को इंपॉर्टेंस नहीं देते, नॉन इमोशनल को इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि नॉन इमोशनल में क्या आते हैं बेटा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आते हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अ ट्रांजैक्शन व्हिच डिनोट्स मनी और कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ मनी। हर वो ट्रांजैक्शन बेटा जो पैसे डिनोट करता है या क्या हो सकता है, पैसे के टर्म्स में कन्वर्ट हो पाता है, आप उसे क्या बोलोगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलोगे। ठीक है सर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो सर क्या हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे क्या। अगर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहां रिकॉर्ड करेंगे सर, सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। हम रिकॉर्ड करेंगे कहां, रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, द फर्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट नोन एज विद द नेम ऑफ जर्नल। पहली किताब में लिखेंगे, कौन सी किताब, जर्नल में। किस पैटर्न में लिखेंगे, जैसे हर एक लैंग्वेज को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ अपने रूल्स होते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग लैंग्वेज को रिकॉर्ड करने के लिए देयर इज अ रूल, यू हैव टू राइट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ फॉर्म ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। यू हैव टू राइट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ फॉर्म ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। द फर्स्ट लाइन इज ऑलवेज एंड विद द वर्ड डेबिट, द सेकंड लाइन इज ऑलवेज एंड विद द वर्ड क्रेडिट। आपको एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मिनिमम 2 लाइन में लिखना पड़ेगा। आपकी पहली लाइन खत्म होगी विद द वर्ड डेबिट, आपकी सेकंड लाइन खत्म होगी विद द वर्ड क्रेडिट। सर डेबिट और क्रेडिट का अपने आप से कोई रिलेशन है क्या, नहीं सर, डेबिट और क्रेडिट का अपने आप से कोई रिलेशनशिप नहीं है। इन अकाउंट्स डेबिट का मतलब क्या होता है सर, डेबिट का मतलब होता है आपकी फर्स्ट लाइन खत्म हो गई। इन अकाउंट्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है सर, क्रेडिट का मतलब होता है आपकी सेकंड लाइन खत्म हो गई। लेकिन सर ये डेबिट एंड क्रेडिट के सामने क्या आएगा बेटा, हमेशा याद रखना, ये डेबिट एंड क्रेडिट के सामने क्या आएंगे सर, ये डेबिट एंड क्रेडिट के सामने वो ट्रांजैक्शन आएंगे जिसमें आप खुद इन्वॉल्व हो, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यानी हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम सिर्फ वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे जिसमें मैं या तो पर्सनली इन्वॉल्व हूं, यानी या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हूं, पानी पूरी मैंने खाई, पैसे मैंने दिए, मेरे लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। पानी पूरी किसी और ने खाई, पैसे मैंने दिए, मेरे लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्योंकि मैं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हूं। आपका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। अगर आप उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होए, डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड होए, तो आपको उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में से क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड आउट द अकाउंट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तेरे को उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में से क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, अकाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, टू राइट इन अ मैनर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ताकि तू उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिख सके विद द यूज ऑफ मिनिमम 2 लाइन। द फर्स्ट लाइन इज ऑलवेज एंड विद द वर्ड डेबिट, द सेकंड लाइन इज ऑलवेज एंड विद द वर्ड क्रेडिट। ठीक है सर, हमें अकाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर व्हाट इज मीन बाय अकाउंट, अकाउंट का मतलब क्या होता है, विच गिव डिटेल इंफॉर्मेशन, जो आपको क्या दे, एक डिटेल इंफॉर्मेशन के दे, किसके बारे में, या तो एक पर्सन या फिर एक थिंग, या तो पर्सन के बारे में कोई डिटेल इंफॉर्मेशन दे या तो थिंग के बारे में कोई डिटेल इंफॉर्मेशन दे, उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप अकाउंट बोलोगे। सर व्हाट इज मीन बाय पर्सन, इन अकाउंट्स पर्सन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, इन अकाउंट्स पर्सन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। सर कौन कौन सी होती है वो 2 कैटेगरी, पहला एक नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन यानी कौन, हम लोग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जीता जागता इंसान। नेचुरल पर्सन यानी कौन लोग, हम लोग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जीता जागता इंसान। आर्टिफिशियल पर्सन यानी कौन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कितने टाइप की होती है सर, 4 टाइप की होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म।
या तो बिजनेस, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अ आर्टिफिशियल पर्सन, फॉर एग्जांपल विदर्भ प्रोफेशनल एकेडमी, फॉर एग्जाम्पल पीवीआर, फॉर एग्जाम्पल आइनॉक्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पापा का जिस भी चीज का बिजनेस है, तो आपके पापा ने वो बिजनेस जिस नाम से स्टार्ट किया वो नाम भी क्या रहेगा, आर्टिफिशियल पर्सन रहेगा। सर थिंग्स यानी क्या होता है, हर वो चीज जो आप क्या कर सकते हो बेटा, खरीद सकते हो, हर वो चीज जो आप क्या कर सकते हो बेटा, बेच सकते हो, वो आपके लिए क्या रहेगी, थिंग्स रहेगी। हर वो चीज, एनीथिंग विच कैन बी परचेज और सोल्ड इज नोन एज थिंग, हम उसे क्या बोलेंगे, थिंग बोलेंगे। तो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें मैं इन्वॉल्व हूं, अगर वो ट्रांजैक्शन मेरे को मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में से सबसे पहले अकाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अकाउंट फाइंड आउट करने के बाद क्या मैं जर्नल एंट्री पास कर सकता हूं क्या, नहीं सर। द स्टेप 1 इज, सबसे पहले चेक करो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्या। स्टेप 2, उसके बाद चेक करो उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आप इन्वॉल्व हो क्या। स्टेप 3, फाइंड आउट द अकाउंट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। स्टेप 4, भैया अकाउंट फाइंड आउट करने के बाद तेरे को क्या लगाना पड़ेगा, रूल्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि तेरे को ये नहीं पता कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तेरे को रूल पता होगा, लेकिन रूल पता होने से कुछ नहीं होता, हमें रूल की एप्लीकेबिलिटी भी आना चाहिए। सिर्फ रूल पता होने से बेटा कुछ नहीं होता, हमें उस रूल्स एंड रेगुलेशन की क्या आना चाहिए, एप्लीकेबिलिटी भी आना चाहिए। अगर हमें उस रूल्स एंड रेगुलेशन की एप्लीकेबिलिटी आती है तो हम रूल को अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। अगर हमें रूल्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती तो हम रूल को अप्लाई नहीं कर आएंगे। सर हम कौन सी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, सर हम अकाउंटिंग लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स है जो कि बोलते हैं पर्सनली देयर आर 3 रूल्स ऑफ अकाउंट। कौन कौन से, एक पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। सर ये हमको पता है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, रूल हमें पता है। क्लास का रूल क्या था, चश्मे वाले सामने बैठेंगे, नॉन चश्मे वाले कहां बैठेंगे, पीछे बैठेंगे। सर मेरे को रूल्स एंड रेगुलेशन पता है कि क्लास का रूल क्या है, लेकिन मेरे को यही नहीं पता कि चश्मा बोलते किसको है, तो मैं किस कैटेगरी में आ पाऊंगा, ये मेरे को पता चलेगा क्या, नहीं सर हमें पता ही नहीं चल पाएगा हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो रूल्स आपको पता है, लेकिन रूल के साथ आपको एप्लीकेबिलिटी भी पता होना चाहिए कि कौन सा रूल कौन से अकाउंट को एप्लीकेबल होगा। तो पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर अप्लाई ओनली टू पर्सन। किसको अप्लाई होगा, पर्सन को। कौन से ट्रांजैक्शन को अप्लाई होगा, सर वो ये ट्रांजैक्शन को अप्लाई होगा जो क्या डिनोट करते हैं, उधारी डिनोट करते हैं या उधारी का रीपेमेंट डिनोट करते हैं। यानी पर्सनल अकाउंट कम इनटू पिक्चर ओनली व्हेन देयर इज अ उधारी का ट्रांजैक्शन और उधारी का रीपेमेंट। अगर उधारी का ट्रांजैक्शन है या फिर उधारी का रीपेमेंट हो रहा है तो पर्सनल अकाउंट पिक्चर में आएगा। इसलिए हमने पर्सनल का रूल रिवाइज किया था, क्या किया था, डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी। उसके बाद हमने क्या किया, सर उसके बाद हम रियल पे गए। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया तो डेबिट कर, गया तो क्रेडिट कर। लेकिन क्या आया क्या गया, हर वो चीज जो तू क्या कर सकता है, खरीद सकता है, हर वो चीज जो तू क्या कर सकता है, बेच सकता है, वो तेरे लिए क्या है, रियल है। एनीथिंग विच कैन बी परचेज और एनीथिंग विच कैन बी सोल्ड इज कंसिडर्ड एज अ रियल अकाउंट। और जो बच गया वो किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट नॉर्मली डील्स विद डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। अगर तेरा खर्चा हो रहा है, तेरा लॉस हो रहा है, अगर तेरा गेन हो रहा है, तेरा इनकम हो रहा है, तेरे को किसका रूल लगाना पड़ेगा बेटा, तेरे को नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाना पड़ेगा। तो देयर आर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। जब भी तू एक जर्नल एंट्री के बारे में सोचेगा, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें तू इन्वॉल्व है, अगर तेरे को तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, तेरे को 101% पर्सनल, रियल, नॉमिनल किसी में से 1-2 रूल लगाने पड़ेंगे। There are 3 rules for the debit, there are 3 rules for the credit. Debit the receiver, debit what comes in, debit all expenses and losses. There are 3 rules for credit, credit the giver, credit what goes out, credit all gains and income. लेकिन ये कौन सा रूल अप्लाई होगा, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, डिपेंड किस पे कर सकता है, कौन सा अकाउंट है और वो अकाउंट किसको एप्लीकेबल है, रियल को है, पर्सनल को है कि नॉमिनल को है। ठीक है सर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फाइनल हो गया, इन्वॉल्वमेंट फाइनल हो गया, अकाउंट निकाल लिए, फिर रूल्स ऑफ अकाउंट्स लगा दिए, तो तुम्हारी क्या बन जाएगी, जर्नल एंट्री बन जाएगी। और तुम्हारी जो जर्नल एंट्री रहती है वो किस फॉर्मेट में रहती है, ये इस फॉर्मेट में रहती है। फॉर एग्जाम्पल आई परचेज्ड अ मशीन, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट। सर एंट्री क्या हो जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपकी जर्नल एंट्री रहती है कुछ इस फॉर्मेट में रहती है।
मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये अपन ने बेसिक्स देखा। अब फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमेशा याद रखना, जब आप ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हो, व्हेन यू रीडिंग अ ट्रांजैक्शन, जब आप ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हो तो क्या वो ट्रांजैक्शन किसके बारे में, यानी द मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट क्या बता रहा है सर? पार्टी का नाम भी दिया है, कैश की इंफॉर्मेशन भी दी है, इसका मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन है? कम ऑन एवरीवन, पार्टी का नाम दिया हुआ है, कैश की इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? सर पार्टी का नाम भी दिया है, साथ में कैश की इंफॉर्मेशन भी दी है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? सर ये कैश का ट्रांजैक्शन है। ओके सर। सर पार्टी का नाम नहीं दिया, सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन दी है। अगर कैश की इंफॉर्मेशन दी है तो कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश का ट्रांजैक्शन है। सर हमें मोड ऑफ पेमेंट क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, यानी क्वेश्चन में यही नहीं बताया कि कैश का ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है। इफ द मोड ऑफ पेमेंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, वेदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन और इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि कैश का ट्रांजैक्शन है कि उधारी का ट्रांजैक्शन है, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ कैश ट्रांजैक्शन। हम उसे क्या अज्यूम करेंगे बेटा? हम उसे कैश ट्रांजैक्शन अज्यूम करेंगे। सर कैश की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, पार्टी का नाम दिया हुआ है। सर सिर्फ पार्टी का नाम दिया हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इफ द पार्टी नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैश इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हम उसे कौन सा ट्रांजैक्शन मान के चलेंगे? क्रेडिट का ट्रांजैक्शन मान के चलेंगे। ओके सर, तो ये नॉर्मल चीजें थी। लेकिन सर जब हम रूल लगाते हैं तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे? सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे? इफ यू आर अप्लाइंग द रूल ऑफ रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, अगर आप रियल अकाउंट का रूल लगा रहे हो और नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा रहे हो, आप हमेशा खुद के एंगल से सोचोगे। कोई चीज आ रही है तो डेबिट करूंगा, कोई चीज जा रही है तो क्रेडिट करूंगा, खर्चा हो रहा है तो डेबिट करूंगा, इनकम हो रहा है तो क्रेडिट करूंगा। लेकिन हमेशा याद रखना, इफ यू आर अप्लाइंग द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, अगर आप पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई कर रहे हो तो हमेशा एक चीज अपने दिमाग में फिट रखना, आप खुद के एंगल से नहीं सोचोगे। आपको किसके एंगल से सोचना है कि सामने वाली पार्टी क्या है? सामने वाली पार्टी इज अ गिवर और सामने वाली पार्टी इज अ रिसीवर। क्या वो गिवर ऑफ उधारी है? क्या वो गिवर ऑफ रीपेमेंट है? क्या वो रिसीवर ऑफ उधारी है? क्या वो रिसीवर ऑफ रीपेमेंट है? गिवर और रिसीवर हमें खुद के एंगल से नहीं सोचना है, हमें सामने वाली पार्टी के एंगल से सोचना है कि वो हमारे लिए रिसीवर है कि वो हमारे लिए गिवर है। तभी आप पर्सनल अकाउंट का रूल अच्छे से लगा सकते हो। रियल अकाउंट का रूल और नॉमिनल अकाउंट का खुद के हिसाब से लगा, पर्सनल अकाउंट का रूल खुद के हिसाब से बेटा मत लगा। किसके हिसाब से लगा? सामने वाली पार्टी क्या है, रिसीवर है कि गिवर है। ठीक है सर। इसके बाद हमने एक और चीज देखी थी मोड ऑफ पेमेंट से रिलेटेड, अगर मैं बात करूं तो द वर्ड पेड एंड द वर्ड रिसीव्ड, ये दो वर्ड हमने और पढ़े थे। सर द वर्ड पेड एंड द वर्ड रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? दे प्रॉपरली डिनोट विच अकाउंट? कैश अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है? कैश। पेड यानी पैसे दे दिए, पैसे दे दिए। रिसीव्ड पैसे मिल गए। क्वेश्चन में कैश की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, पार्टी का नाम भी नहीं दिया है, लेकिन पेड बोला है, इसका मतलब पैसे दे दिए। रिसीव्ड बोला है, इसका मतलब पैसे मिल गए। लेकिन सर वहीं अगर क्वेश्चन में देयर इज अ न्यू वर्ड, अगर ये लिखा है पेबल, पेबल और साथ में क्या लिखा हुआ है? रिसीवेबल। क्या लिखा है? पेबल और रिसीवेबल, यानी तुम अभी पे कर रहे हो क्या? नहीं, पेबल फ्यूचर में पे करेंगे, रिसीवेबल फ्यूचर में मिलेगा। तेरे को अभी मिला क्या? नहीं। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश का ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है? अगर पेड और रिसीव्ड बोला तो सर कैश का ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर बोल दिया पेबल रिसीवेबल, यानी भैया पैसे अभी नहीं दे रहे, पैसे कब देंगे? फ्यूचर में देंगे। पैसे अभी नहीं मिल रहे, पैसे कब मिलेंगे? फ्यूचर में मिलेंगे, मिले नहीं है। तो these वर्ड आर कंसिडर्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आपको ये वर्ड क्या कंसिडर करने पड़ेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कंसिडर करने पड़ेंगे। ये कौन से वर्ड है? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन के वर्ड है। पेबल, रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग बचा है, आउटस्टैंडिंग बाकी, आउटस्टैंडिंग बाकी है। तो ये सारे जो वर्ड है पेबल, रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और पेड और रिसीव्ड का मतलब होता है कैश ट्रांजैक्शन।
आगे बढ़ते हैं। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो किसका नाम यूज करना पड़ेगा? पार्टी का नाम यूज करना पड़ेगा, पर्सनल अकाउंट को बुलाना पड़ेगा। अगर कैश का ट्रांजैक्शन है तो पर्सनल अकाउंट का कोई काम नहीं है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट पिक्चर में कब आता है? व्हेन देयर इज अ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे अपन चलते हैं गुड्स के बारे में। इसके अलावा सर हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था विच इज नोन एज विद द नेम ऑफ गुड्स। सर अगर ड्यूरिंग द ईयर मैंने, सर सबसे पहले गुड्स यानी क्या होता है? गुड्स यानी जिसमें मेरे पापा डील करते हैं या जिसका मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिस प्रोडक्ट में मैं क्या कर रहा हूं? डील करता हूं। तो अगर मैंने वो गुड्स खरीदा, अगर वो मैंने गुड्स खरीदा, अगर वो गुड्स मैंने खरीदे, तो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ दैट गुड्स, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ दैट गुड, हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे बेटा? हम यूज करेंगे परचेज अकाउंट। सर अगर हमने गुड्स खरीदा है तो कौन सा अकाउंट पिक्चर में आएगा? परचेज अकाउंट पिक्चर में आएगा। सर अगर हमने गुड्स बेचा है तो कौन सा अकाउंट पिक्चर में आएगा? सेल अकाउंट पिक्चर में आएगा। गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट पिक्चर में आएगा, गुड्स बेचा तो सेल अकाउंट पिक्चर में आएगा। एंड गुड्स इज अ रियल अकाउंट। सर गुड्स कौन सा अकाउंट है? सर गुड रियल अकाउंट है, लेकिन ये परचेज और सेल कौन से अकाउंट है? सर ये परचेज और सेल कौन से अकाउंट है? दीज आर कंसिडर्ड एज अ नॉमिनल अकाउंट। अब अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो परचेज हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। सेल हमारे लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। और एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स हम क्या बुक नहीं करेंगे बेटा? एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द गुड्स हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू बुक द प्रॉफिट एवरी टाइम व्हेन वी सेल द गुड्स। मैं गुड्स दिन में 10,000 बार बेचता हूं तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं 10,000 बार प्रॉफिट बुक करूं। इसलिए मैंने गुड्स को किससे रिप्लेस कर दिया? दो अलग अलग अकाउंट से रिप्लेस कर दिया। अगर मैंने गुड्स खरीदा तो कौन सा अकाउंट पिक्चर में आएगा बेटा? परचेज अकाउंट पिक्चर में आएगा। अगर मैंने गुड्स बेचा तो कौन सा अकाउंट पिक्चर में आएगा? सेल अकाउंट पिक्चर में आएगा। और ये परचेज और सेल को कब कंपेयर करूंगा प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए? कम ऑन एवरीबॉडी, परचेज और सेल को आप कब कंपेयर करोगे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए? सर ये परचेज और सेल को मैं कब कंपेयर करूंगा? एट द टाइम ऑफ ईयर एंड। ईयर एंड पे कंपेयर करूंगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस हुआ है। उसके पहले मैं एक बार भी ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा ऑन द एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, क्योंकि सेल और परचेज को दोनों को कंपेयर करके प्रॉफिट कब कैलकुलेट किया जाता है? ईयर एंड पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है सर। तो सर अगर मैंने गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट पिक्चर में आएगा, अगर मैंने गुड्स बेचा तो सेल अकाउंट पिक्चर में आएगा। और एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स हम प्रॉफिट और लॉस बुक नहीं करेंगे। सर क्या हम परचेज करते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर सकते हैं क्या? द वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज डिनोट द टर्म सेल, क्योंकि सेल पे ही तेरे को क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस होता है। परचेज करता है तो तेरे को डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन कभी तेरे लिए प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे को उसकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं पता। जिस दिन खरीदेगा उस दिन तेरे को उसकी एक्चुअल कॉस्ट पता चल जाएगी कि मैंने इतने में खरीदा। अब ये प्रोडक्ट तू मार्केट में कितने में बेचता है, तो जब बेचेगा तब तेरे को पता चलेगा कि तेरे को क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो द टर्म प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज डिनोट द वर्ड सेल। ये हमेशा जब सेल होगा तब पिक्चर में आएंगे। सर मैंने गुड्स के अलावा अगर और कोई चीज खरीदी, तूने गुड्स के अलावा मोबाइल खरीदा, तूने कैमरा खरीदा, तूने कंप्यूटर खरीदा, तूने बिल्डिंग खरीदी, तूने लैंड खरीदी, तूने अमका खरीदा, तूने डिमका खरीदा, तूने गुड्स के अलावा कुछ भी खरीदा, जो चीज तू खरीद रहा है वो अकाउंट पिक्चर में आएगा। जो चीज तू बेच रहा है अदर देन गुड्स वो अकाउंट पिक्चर में आएगा। और एट द टाइम ऑफ सेल अदर देन गुड्स, अगर तू गुड्स के अलावा कोई भी और चीज बेच रहा है तो उसके बेचने पे तेरे को क्या बुक करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज तू बार 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 नहीं बेचता है, वो तू लिमिटेड पीरियड के लिए ही बेचता है। तो ये था गुड्स का कैलकुलेशन। नेक्स्ट, उसके बाद कल अपन ने पढ़े थे डिस्काउंट के बारे में। उसके बाद बेटा कल अपन ने पढ़े थे डिस्काउंट के बारे में। देयर आर टू टाइप ऑफ डिस्काउंट, वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड अदर वन इज कैश डिस्काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों? बिकॉज वी गिव ट्रेड डिस्काउंट बिफोर अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने का ही है। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने के पहले ही अगर प्राइस चेंज हो जा रही है तो मैं कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड करूंगा? आई विल रिकॉर्ड एट नेट अमाउंट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट? ग्रॉस अमाउंट
माइनस ट्रेड डिस्काउंट इक्वल्स टू नेट अमाउंट। तो हमेशा याद रखना आप किस पे रिकॉर्ड करोगे, नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड करोगे। हमेशा याद रखना आप किस पे रिकॉर्ड करोगे, नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड करोगे। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि वो कब दिया जाता है, बिफोर अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टेक प्लेस एंड नॉर्मली इट इज गिवन ऑन बल्क। अगर आप बल्क में गुड्स खरीदते हो तब दिया जाता है। लेकिन सर हम सेंट्रल मॉल में जाते हैं तो हमें बल्क में खरीदने के लिए नहीं बोलता है, नॉर्मली दिया जाता है। आप नॉर्मली बिना बल्क में भी दिए जाते हैं। यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने के पहले अगर सामने वाली पार्टी ने तुम्हें कोई डिस्काउंट दिया है तो उस डिस्काउंट को बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट, और उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है सर, व्हाट इज मीन बाय कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट इज गिवन ओनली व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ मनी। अगर पैसे की जरूरत है तो सामने वाली पार्टी या हम उसे क्या देते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं। कैश डिस्काउंट इज गिवन आफ्टर अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने के बाद दिया जाता है, इसलिए कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स? सर कैश डिस्काउंट के इंपॉर्टेंट वर्ड क्या थे? नंबर 1 सर कैश डिस्काउंट खुद, नंबर 2 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, नंबर 3 फुल सेटलमेंट। अगर ये 3 वर्ड में से कोई भी एक वर्ड यूज किया तो हम समझेंगे कैश डिस्काउंट है, नहीं तो ऐसा कंसीडर किया जाता है थोड़े पैसे अभी मिल गए हैं, थोड़े पैसे कब मिलेंगे, बाद में मिल जाएंगे। कल का अपन ने जो एग्जांपल देखा था, थोड़े पैसे अभी हमें मिल गए, थोड़े पैसे हमें कब मिल जाएंगे, बाद में मिल जाएंगे। जो आज नए स्टूडेंट्स आए हैं, यू कैन गो टू एंड चेक द यूट्यूब लेक्चर्स। मैं आज वापस लिंक डाल दूंगा, ये जो आज करंट लेक्चर पोस्ट करूंगा उसकी लिंक डाल दूंगा। उसके पहले अगर आप देखोगे तो एक सीए फाउंडेशन का फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें टोटल अभी 4 लेक्चर पोस्ट किए हुए हैं, तो आप गो थ्रू कर सकते हो। नॉर्मली 1.5 या 2 की स्पीड से देखना, समझ जाएगा। ठीक है सर, तो ये था ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। सर कैश डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? सर एक होता है डिस्काउंट अलाउ, जब डिस्काउंट कौन दे रहे हैं, आप दे रहे हो। एक होता है डिस्काउंट रिसीव, जब आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट अलाउड आपके लिए खर्चा होता है, क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है इसलिए आप उसे डेबिट करते हो। डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम होता है, क्योंकि डिस्काउंट आपको मिला है, आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं इसलिए आप उसे क्रेडिट करते हो। तो ये था बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। I think you all of you have clearly understood. अगर नहीं समझा है, you have the backup lecture in the YouTube, आप एक बार go through कर सकते हो, नहीं तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर। धन्यवाद।